हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे 12th क्लास के दोस्तों। और पढ़ाई अच्छे से चल रही है। बस प्री बोर्ड आ जाने वाले हैं दिसंबर जनवरी में। तो इसकी तैयारी के लिए भी पूरा कोर्स फुल कंप्लीट कोर्स आएगा। तो इसके लिए तैयारी बहुत ज़रूरी है। ओके, यस, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर एनू इज हियर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th फ्लैमिंगो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग एंड इट इज रिटन बाय अनीस जंग। ओके, तो ये जो है टाइटल ये जो एक्सर्प्ट लिया हुआ है, जो चैप्टर लिया हुआ है, ये उनकी एक बुक है अनीस जंग की, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसमें से ये पार्ट लिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत पहले हम अनीस जंग के बारे में डिस्कस करते हैं छोटा सा, और उसके बाद में हम इसकी समरी छोटी सी डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू द चैप्टर। अनीस जंग का जो बर्थ है 1964 में हुआ था राउरकेला में, और उन्होंने अपना जो चाइल्डहुड है और जो एडोलसेंट टाइम है वो हैदराबाद में जो है वो गुजारा, और उनकी एजुकेशन भी जो है वो हैदराबाद में हुई, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनकी एजुकेशन हुई। उनके दोनों पेरेंट्स जो हैं, मदर फादर, राइटर थे, और उन्होंने भी इंडिया के अंदर अनीस जंग ने एज ए राइटर अपना वर्क जो है वो स्टार्ट किया। तो वो एडिटर भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, जो है वो कॉलम में भी लिखती हैं, और बहुत सारे बड़े बड़े और इंडिया के और अब्रॉड न्यूज़पेपर्स के कॉलम्स लिखती हैं, और एडिटर भी हैं वो। ओके, तो उनका जो मोस्ट नोन वर्क है वो है अनवीलिंग इंडिया 1987, और ये जो है इट वॉज द क्रॉनिकल ऑफ द लाइफ ऑफ वीमेन इन इंडिया। इसके अंदर वीमेन, इंडिया की जो वीमेन है, क्रॉनिकल का मीनिंग होता है इंसिडेंट्स एंड द सीरीज के बारे में, विमेन के बारे में, लाइफ ऑफ विमेन इन इंडिया इसके बारे में दिया हुआ है। और स्पेशली उन्होंने मुस्लिम विमेन बिहाइंड द पर्दा इसमें उन्होंने इसको डिस्कस किया है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस यू द समरी। बहुत शॉर्ट में समरी जो है वो छोटी सी बात बताऊंगी आपको। ये जो स्टोरी है, द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये स्टोरी जो है पॉइंट्स आउट करती है मिजरेबल कंडीशन ऑफ द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारी सोसाइटी का सबसे पुअर जो सेक्शन है उसके बारे में ये स्टोरी बात करती है। और इसके फर्स्ट पार्ट में साहिब या साहिबे आलम, इट द फर्स्ट प्रोटागोनिस्ट का मीनिंग, इसके फर्स्ट पार्ट में जो मेन लीड कैरेक्टर है दैट इज साहिबे आलम। ओके, ये शो करता है पिटीफुल स्टेट ऑफ सीमापुरी पर आपको मालूम है हटमेंट्स बनी हुई हैं, छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हैं, जहां पर इंसान और जानवर एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसी सिचुएशन है यू पीपल कांट एक्सपेक्ट। जो लोग घरों में, अच्छे घरों में बैठे हैं, दीवारों के बीच में बैठे हैं, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इंसान और जानवर एक साथ इस जगह पर रहते हैं। इट शोज द लाइफ ऑफ पुअर रैग पिकर्स, और इसमें जो है रैग पिकर्स कौन होते हैं? कूड़ा बीनने वाले, पॉलिथीन बीनने वाले। इन रैग होता है कूड़ा कचरा बीनने वाले जो है, जो कि दे माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका। ढाका से ये माइग्रेट होकर आए हैं। क्यों ढाका से ही आए हैं? क्योंकि इनके जो हाउस हैं, घर हैं, बहुत बार बनाने के बाद भी इनके घर तूफानों ने उड़ाकर बर्बाद कर दिए। और इसीलिए दे केम टू द बिग सिटी टू अर्न, इसीलिए वो बड़े शहर में आए हैं अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जो राइटर है, हमारे यहाँ जो राइटर है वो उसको साहिब को हर सुबह देखता है कि वो जो है गोल्ड की तलाश करता है। भाई गोल्ड तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक मेटल है, बहुत ही प्रीशियस मेटल है, लेकिन इन रैग पिकर्स के लिए जो गोल्ड है ना वो गार्बेज है, कूड़ा कचरा, उनके लिए सोना है। क्यों? क्योंकि जब वो उसको देखते हैं, ढूंढते हैं, तो उसमें से उन्हें एक दो सिक्के मिल जाते हैं, और जो है वो एक दो सिक्के मिल जाते हैं, और बहुत ऐसी कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जिससे कि उनकी ये जो कूड़ा कचरा है, इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर देम। जीवन जीने के लिए कूड़ा कचरा ही उनके लिए जो है वो उनके लिए गोल्ड है। तो यहाँ पर जो कई बार ऐसे होती, कई बार जो ये इतने गरीब लोग हैं, मतलब मेजरेबल पॉवर्टी, ग्रिंडिंग पॉवर्टी का मतलब होता है ऐसी पॉवर्टी दैट कैन नॉट बी एंडेड, ऐसी पॉवर्टी। और इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके लिए बिल्कुल अनरीचेबल हैं, दैट इज शूज़, क्लोथ्स। ओके,
तो साहिब जो है लास्ट में फिर साहिब जो है वो ज्वाइन कर लेता है टी स्टॉल, रैग को पिकिंग को छोड़कर, और टी स्टॉल को ज्वाइन कर लेता है। 800 रुपीज़ उसे मिलते हैं, क्योंकि वो जब एक बार ऑथर ने उसे देखा तो वो एक कैनिस्टर लेकर के खड़ा था, एक कंटेनर लेकर खड़ा था जिसमें वो दूध लेकर के जा रहा था, चाय वाले के यहाँ काम करता था। इसका जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर इट डील्स विद द लाइफ ऑफ ये किसकी लाइफ को डील करता है, मुकेश की लाइफ को डील करता है। और मुकेश जो है इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ अ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद। मुकेश जो है वो चूड़ियाँ बनाने वाले परिवार फिरोज़ाबाद में, आपको पता है फिरोज़ाबाद बहुत फेमस है और यहाँ पर चूड़ियाँ बनती हैं। तो ये तो भाई यहाँ पर सिटीज़ के अंदर या कहीं भी लोगों की, लेडीज़ के हाथ की ग्रेस होती है, लेकिन वो ये नहीं उन्हें पता कि ये जो चूड़ियाँ हैं इसके पीछे जो स्टोरी है दैट इज़ हॉरिबल स्टोरी। इसके पीछे जो स्टोरी है फुल ऑफ ट्रेजेडी, पेन, टीयर्स और हंगर, इसकी कहानी है इन चूड़ियों के पीछे। लगभग 20,000 बच्चे जो हैं इस काम में एंगेज्ड हैं और इट इज़ अ चाइल्ड लेबर। और जो उनकी लिविंग कंडीशन है जहाँ पर वो चूड़ियाँ बनाते हैं दैट इज़ मिजरेबल, डार्क है, डिंजी सेल्स है, छोटी छोटी कोठरियाँ हैं और अंधेरी कोठरियाँ हैं, बदबूदार कोठरियाँ हैं, सीलन है चारों तरफ। और वो जो है दे वर्क बिफोर हॉट फर्नेसेस, और ये लोग जो है गरम गरम भट्टियों के आगे काम करते हैं दैट मेक देम ब्लाइंड। और वो जो है वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 4-5 साल के होते हैं और इतनी गर्म भट्टियों के आगे काम करते हैं और वो क्या होता है थोड़े दिनों में अंधे हो जाते हैं। और लेकिन उनके शरीर पनपते नहीं हैं, जब तक वो बड़े होते हैं तब तक वो कर्ज के बीच में डूब जाते हैं। और कर्ज जो पॉलिटिशियन हैं, मिडल मैन हैं, पुलिसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये लोग जो है उनके ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे, उनके रास्तों के बीच में, उनकी प्रोग्रेस के बीच में, दे ऑल आर अ बिग स्टोन। ये लोग एक बहुत बड़ा पत्थर होते हैं उनकी प्रोग्रेस में। और इन सभी एमिडस्ट ऑल होपलेसनेस, इन सभी नाउमीदियों के बीच में मुकेश हैज़ अ रे ऑफ होप। मुकेश के मन में एक रोशनी की किरण है एंड हिज ड्रीम, उसका सपना क्या है, दैट ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ओके, मोटर मैकेनिक वो बनना चाहता है। तो ये सब दिया हुआ है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर नंबर 2, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट का मतलब होता है खोया हुआ, स्प्रिंग बसंत। ये खोया हुआ बसंत किसकी ज़िंदगी का है, उन बच्चों की ज़िंदगी का जो कि रैग पिकिंग करते हैं, बैंगल मेकर्स हैं। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये कहानियाँ हैं चुराए हुए बचपन की, वो बचपन जो कि उन्हें कभी मिला ही नहीं और वो खो गया कहीं पर गंदगी में और कहीं खो गया चूड़ियों के स्पाइरल्स में। ओके, नाउ अबाउट द ऑथर के बारे में। अनीश जंग 1944 वॉज बोर्न इन राउरकेला, और इनका जन्म हुआ राउरकेला में एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। यस बेटा, इसमें जो है वो मैंने स्टार्टिंग में 1964 गलती से बोलता, दिस इज़ 1944। अनीश जंग का बर्थ जो है वो 1944 में हुआ है और राउरकेला में हुआ है एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड, और उन्होंने अपना जो बचपन है और एडोलसेंट और जो वो ग्रोन अप हुई हैं वो हैदराबाद में हुई हैं। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में प्राप्त की, एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राप्त की। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके दोनों मदर फादर राइटर, लेखक थे। अनीश जंग बिगेन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और अनीश जंग ने एक राइटर इंडिया में राइटर होने का अपना करियर शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया, और वह बहुत ही बड़ी कॉलमिस्ट हैं और मेजर न्यूज़पेपर को जो है वो चलाती हैं। बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर में काम करती हैं, भारत में भी और बाहर भी। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक, और ये जो पार्ट दिया हुआ है ये उनकी एक बुक का है जिसका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ओके, हेयर शी एनालाइजेस द ग्रिंडिंग पॉवर्टी, यहाँ पर उन्होंने एक ऐसी गरीबी के बारे में बात की है जो कि ख़त्म नहीं होती, एंड ट्रेडिशन, और ऐसे रीति रिवाज विच
condemn these children to a life of exploitation, जो कि धकेल देती है, ये grinding poverty धकेल देती है इन बच्चों को शोषण की जिंदगी में. ओके, नाउ notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. Looking for slog their daylight hours, roof over his head, perpetual state of poverty and dark hutments impose the baggage on the children. Okay, now देखिए आइए. Sometimes I find a rupee in the garbage. कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है कूड़े में से. 1 रुपया तो आजकल कोई कीमत नहीं है, और हमारे घरों के बच्चे तो 100 हज़ार रुपये की कोई उनको सिग्निफिकेंस नहीं है. Why do you do this? I asked साहेब. मैंने साहेब से पूछा तुम ये क्यों करते हो? Whom I encounter every morning scrounging for gold. और मैं हर सुबह मेरी टक्कर, मैं उससे मिलता हूँ, हर सुबह मिलती हूँ मैं उससे, जो कि गोल्ड तलाश कर रहा होता है. इन द गार्बेज, कूड़े के अंदर सोने को तलाश कर रहा होता है, 1 आधे रुपये को तलाश कर रहा होता है. डंप्स ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में कूड़े का जो ढेर है, गार्बेज डंप है, कूड़े के ढेर हैं, वहाँ पर वह कूड़े के अंदर गोल्ड तलाश करता रहता है, और मैं सुबह सुबह उससे मिलती हूँ. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था. सेट एमिडस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और उसका घर था ढाका के बीचों बीच हरे मैदानों के बीच में. हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर की याद बहुत दूर अभी नहीं थी. देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे तूफानों ने उड़ा दिया उनके मैदानों को और उनके घरों को बर्बाद कर दिया. हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मदर कहती है, उसकी मदर ने बताया कि कैसे तूफानों ने उनके मैदानों को और घरों को तबाह कर दिया. दैट इज़ वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, इसीलिए उन्होंने ढाका को छोड़कर यहाँ पर सोना तलाश करने के लिए बड़े शहर में आ गए. वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ पर अब वह रहती हैं. तो यहाँ पर लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी का मीनिंग ये है दैट दे कम इन द सिटी टू अर्न लाइवलीहुड. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वह बुड़बुड़ाया, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. लुकिंग अवे, देखते हुए बुड़बुड़ाया, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है. गो टू स्कूल, आई सैड ग्लिबली, और मैंने जो है उससे साहिबे आलम से कहा, छूटते ही मैंने कहा, लापरवाही में मैंने कहा कि तुम स्कूल जाओ ना. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मैंने जल्दी ही महसूस किया कि जो मेरी सलाह थी वो कितनी खोखली थी, है ना. इस सलाह का मतलब क्या था? एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा स्कूल कैसे जा सकता है ना. तो मेरी जो सलाह थी दैट इट वॉज टोटली हॉलो. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में तो कोई स्कूल है नहीं. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब वे लोग एक बना देंगे तो मैं चला जाऊंगा. नाउ इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने आधा अधूरा मजाक करते हुए कहा कि जब मैं स्कूल खोलूंगी तब तुम आओगे क्या. येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़ी चौड़ी सी स्माइल लेकर के उसने कहा हाँ मैं आऊँगा. A few days later I see him running up to me, और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि वह दौड़ता हुआ मेरे पास आ रहा था. कौन? साहिब. Is your school ready, क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise, और मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, मैंने उससे वादा किया था और मैंने उससे कहा कि स्कूल बनने में थोड़ा टाइम लगेगा. दैट वॉज नॉट मेंट, और उस मेरे प्रॉमिस का जो मैंने उससे किया था उसका कोई मतलब नहीं था. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, और जैसे वादे मैं कर रही हूँ, मेरे जैसे वादे इस संसार के अंदर हर कोने में, इस अंधे संसार के, इस ब्लीक, इस वीक संसार के हर कोने में भरे हुए हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिबे आलम, ही अनाउंसेस, उसने घोषणा की, बताया कि उसका नाम है साहिबे आलम. ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वह नहीं जानता साहिबे आलम का क्या मतलब है. इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मतलब जानता. लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, क्या मतलब है? इस संसार का मालिक. ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, और उस बहुत ही मुश्किल समय होता अगर वह इस पर विश्वास करता. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स,
unaware of what his name represents, अपने नाम का मतलब बिना जाने हुए कि उसका नाम क्या शो करता है. He roams the street with his friends, वह भटकता रहता गलियों के अंदर अपने मित्रों के साथ. An army of barefoot boys, और सेना, नंगे पैर वाले लड़कों की सेना, who appear like the morning birds and disappear at noon. ऐसा लगता था जैसे कि वह सुबह के पक्षियों की तरह आते थे और दोपहर में गायब हो जाते थे. Over the months, और महीनों तक, I have come to recognize each of them. महीने तक मैं हर एक को पहचानने में समर्थ हो पाई. Why aren't you wearing chappals? I asked one. मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. मेरी मदर ने अभी तक अलमारियों से मेरी चप्पल ही नहीं उतारी. ही आंसर सिंपली, उसने बड़े ही सीधे सीधे जवाब दिया. इवन इफ शी डेड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच. और एक दूसरे लड़के ने जवाब दिया जो कि जूते पहने हुए था और दोनों ही जूते अलग थे. और उसने क्या जवाब दिया? इवन इफ शी डेड, अगर मेरी माँ तो उतारेगी भी चप्पल तो मैं तो उन्हें फेंक दूंगा. When I comment on it, जब मैंने इस पर टिप्पणी की, he shuffles his feet and says nothing. उसने अपने पैरों को ऊपर नीचे किया और कुछ नहीं कहा. I want shoes, says a third boy. तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूते चाहिए. Who has never owned a pair all his life, जिसे अपनी पूरी जिंदगी में आज तक जूते नसीब नहीं हुए. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट. बहुत अपने देश के अंदर जगह जगह यात्रा करते हुए मैंने देखा है कि बच्चे जो है वो नंगे पैर ही दौड़ते रहते हैं इन सिटीज, शहरों के अंदर, ऑन विलेज रोड्स और गांव की सड़कों पर. इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी बट आ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट. ये पैसे की कमी नहीं है लेकिन ये एक रीति रिवाज परंपरा है नंगे पैर रहना. इट्स वन एक्सप्लेनेशन, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक वर्णन है. आई वॉन्डर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. और मैं सोच रही थी कि यही एक एक्सक्यूज था, एक माफ़ी थी ये बताने का, एक्सप्लेन करने का. परपेचुअल का मीनिंग होता है कॉन्टीन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी. जो व्यक्ति लगातार गरीबी की स्थिति में रहता है उसके लिए एक्सप्लेनेशन जो है एक एक्सक्यूज की तरह था. I remember a story of a man from उद्दीपी once told me. मुझे याद है कहानी, एक आदमी उद्दीपी में रहता था, उसने एक कहानी सुनाई थी. As a young boy he would go to school past an old temple. और एक जब वह युवा लड़का था तब वह एक मंदिर के पास से गुजरता था, पुराने मंदिर के पास से गुजरता था. Where his father was a priest, जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और वह जो है थोड़ी देर के लिए मंदिर के पास रुकता था और जूते, एक जोड़े जूते के लिए भगवान से प्रार्थना करता था. 30 years later I visited his town. 30 साल के बाद मैंने उनका कस्बा देखा. एंड द टेम्पल, मंदिर को भी देखा. विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन. और अब वो मंदिर जो था वह पूरी तरह से ऐसे एकांत और सुनसान की हवा में ढक गया था. इन द बैकयार्ड, और इस मंदिर के पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पर नया पुजारी रहता था. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर लाल और सफ़ेद कुर्सियाँ रखी थी. अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़के ने स्कूल के कपड़े ग्रे कलर के पहने हुए थे. वियरिंग सॉक्स एंड शूज, उसने जूते और मोजे पहन रखे थे. अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, वह भागता हुआ हाँफता हुआ आया और उसने अपने स्कूल का जो बैग था, फोल्डिंग चारपाई पड़ी थी, उस पर फेंक दिया. लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस, और मुझे याद आई वो प्रार्थना जो कि एक दूसरे लड़के ने देवी के सामने की थी. When he had finally got a pair of shoes, और अंत में उसे एक जोड़ा जूतों का मिल ही चुका. Let me never lose them, अब मैं इन्हें कभी नहीं खोऊंगा. The goddess had granted his prayer, और देवी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली. Young boys like the son of the priest now wore shoes, और अब युवा लड़के जो कि पुजारी के बेटे हैं अब वह जूते पहनते हैं. But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless, लेकिन मेरे जो पड़ोस में कूड़ा कचरा बीनने वाले हैं वे अभी भी बिना जूतों के रहते हैं. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads टू मी टू सीमापुरी, और मेरी जो जान पहचान, एक्वेंटेंस का मीनिंग फैमिलियरिटी,
जो जान पहचान है नंगे पैरों वाले कूड़ा बीनने वाले लड़के, वो मुझे सीमापुरी ले गए। अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, और दिल्ली की सीमा के ऊपर, सीमापुरी दिल्ली की सीमा, दिल्ली की जो लिमिट्स हैं वहाँ पर बनी हुई है, एक जगह है। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि ये दिल्ली से बहुत दूरी की मीलों दूरी पर है। मेटाफोरिकली रूपक में कहें तो दोज हु लिव हेयर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, और जो भी यहाँ पर रहते हैं वो स्क्वाटर्स का मीनिंग होता है जो कि वहाँ से जो है आए हैं। स्क्वाटर, जस्ट अ मिनट, ओके, स्क्वाटर्स होते हैं जो कि इलीगली, गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ करते हैं। स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, और वो पीछे 1971 में जो लोग यहाँ पर बांग्लादेश से आए हैं, इलीगली यहाँ पर रहने लगे हैं। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन आ वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुरी बहुत ही ज़्यादा एक जंगली तरह का इलाका था। इट स्टिल इज़, अभी भी ऐसा है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, और यहाँ पर जो ढांचे बने हुए हैं मिट्टी के और उनके ऊपर छतें जो हैं वो टिन की डली हैं। टारपोलिन का मतलब होता है एक छप्पर जैसा जो कपड़ा है प्लास्टिक का, वो डला हुआ है। डिवॉइड ऑफ सीवेज, यहाँ पर सीवेज का कोई सिस्टम नहीं है, पानी के जाने आने का कोई सिस्टम नहीं है। ड्रेनेज नालियाँ नहीं हैं और रनिंग वाटर, और यहाँ पर चलता हुआ पानी नहीं है। लिव 10,000 रैग पिकर्स, और यहाँ कम से कम 10,000 कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, और वे यहाँ पर रह रहे हैं लगभग 30 सालों से बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के, बिना किसी आज्ञा परमिशन के। बट विद रेशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास रेशन कार्ड है। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और इसी की वजह से वोटर लिस्ट में उनका नाम है। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन, और वह इस अपने रेशन कार्ड की वजह से ही अनाज ले पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, पहचान से ज़्यादा भोजन ज़रूरी है जीने के लिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड, और दिन के अंत में जब हम अपने परिवार को भोजन दे सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, और हम बिना पेट में दर्द, क्योंकि भूख से पेट में जब दर्द होता है, बिना पेट में दर्द के जब हम बिस्तर पर जाते हैं तभी हम सोचते हैं कि हमारा जो डे है वो सक्सेसफुल हुआ। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैथर्ड साड़ीज, टैटर्ड का मीनिंग होता है वॉर्न आउट, फटी मैली कुचली साड़ी में समूह में से एक औरत ने कहा, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, जब मैंने एक औरत से पूछा कि क्यों तुमने इतनी खूबसूरत ज़मीन, हरे मैदान, नदियाँ छोड़ करके तुम यहाँ पर क्यों आकर रह रही हो, तो वो यही कहती है कि वहाँ पर हमें भोजन खाना एक समय का भी नसीब नहीं होता था। यहाँ पर कम से कम अगर हमें खाना मिल जाता है और हम जो है वो हम बिस्तर पर सोने जाने से पहले हम अपने परिवारों को भोजन करा पाते हैं। Wherever they find food, कहाँ पर वे भोजन तलाशें, they pitch their tents, जहाँ पर भी उन्हें भोजन मिलता है वो अपना टेंट वहीं लगा देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, और ये एक टेम्परेरी उनका घर बन जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इसी में बड़े हुए हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके जीवन जीने में वह भी सहयोगी रहे हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहने का मतलब है कूड़ा कचरा बीनना। थ्रू द ईयर्स, वर्षों के दौरान, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, और उन्होंने इस काम के अंदर कला जो है वो एक तरह का अंश, कला फाइन आर्ट जो है इन्होंने महारत हासिल कर ली है। गार्बेज टू दैम इज़ गोल्ड, कूड़ा उनके लिए क्या है, सोना। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज़ की रोज़ी रोटी है। आ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर पे छतें हैं। इवन इट इज़ आ लीकिंग रूफ, चाहे उनमें से पानी भी टपक रहा हो लेकिन छत होना भी ज़रूरी है।
बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन बच्चों के लिए तो ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब कहता है कि कभी कभी तो मुझे यहाँ पर 1 रुपया, कभी कभी 10 रुपये भी मिल जाते हैं। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक थी और चमकती आंखों से उसने कहा, When you can find a silver coin in a heap of garbage, और कब तुम्हें मिल सकता है इस कूड़े के ढेर में चांदी का सिक्का। You don't stop scrounging for there is a hope of finding more, और तुम जो हो स्क्राउंजिंग का मतलब होता है लुकिंग फॉर, और तुम ढूंढना बंद मत करो, और एक उम्मीद रहती है कि हो सकता है कि आज एक सिक्का मिला है, हो सकता है और सिक्के मिले, हो सकता है 10 का भी मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों को ऐसा लगता है, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, और कूड़े कचरे का मतलब बच्चों के लिए फ़र्क है, उनके माता पिता से बच्चों के लिए कूड़े कचरे का मतलब फ़र्क है। फॉर द चिल्ड्रन इट वॉज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये अद्भुत हैरानी में बंधा हुआ एक पैकेट है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए तो ये रोजी रोटी का जरिया है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, और एक सुबह, सर्दियों की सुबह, मैंने देखा कि साहिब खड़ा हुआ था 4 दीवारी के बाहर, पड़ोस के अंदर एक जो क्लब बना है उसके बाहर खड़ा था। वॉचिंग 2 यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट, और उसने देख रहा था 2 युवा आदमी सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, प्लेइंग टेनिस, वह टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे खेल बहुत पसंद है। ही हम्स, उसने गुनगुनाते हुए कहा। कंटिन्यू टू वॉच स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वह इसी से संतुष्टि कर रहा था, फेंस के पास बाहर खड़े हुए खेल को देखकर ही संतुष्टि कर रहा था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, उसने कहा, स्वीकार किया कि जब अंदर कोई नहीं होता ना तब मैं अंदर चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और ये गेट कीपर है ना, जो दरवाजे पर पहरेदार खड़ा है, ये मुझे यहाँ के झूले प्रयोग करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, साहिब ने भी टेनिस के जूते पहने हुए थे जो कि बिल्कुल अजीब और गरीब लग रहे थे, जिनका रंग उड़ा हुआ था, उसकी कमीज और शॉर्ट के हिसाब से बहुत अजीब थे। Someone gave them to me, he says in a manner of an explanation, और उसने अपनी बात का वर्णन करते हुए कहा कि किसी ने मुझे ये जूते दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy, और सच्चाई ये थी कि किसी अमीर लड़के ने इन जूतों को नकार दिया होगा। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, शायद उसने इसे पहनने से मना कर दिया होगा क्योंकि इसके एक जूते में छेद था। Does not bother him, और वह इसकी चिंता नहीं करता। For one who has walked barefoot, वो जो कि नंगे पैर चलने का आदी है, even shoes with a hole is a dream come true, चाहे जूते में छेद भी क्यों ना हो, उसका तो सपना साकार हो गया जूते पहनने का। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जिस खेल को बड़े इरादे से वो देख रहा था साहिब, वो उसकी पहुंच से बिल्कुल बाहर था। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, और इस सुबह मैंने देखा कि साहिब जो है मिल्क बूथ की ओर जा रहा था। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कंटेनर, उसके हाथ कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील की डोलची थी, कनस्तर को कहते हैं। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज, उसने बताया कि सड़क पर नीचे जाकर जो टी स्टॉल बनाया वह वहाँ काम करता है। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उसने दूर उंगली से इशारा किया। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे यहाँ पर 800 रुपये मिलते हैं और सभी समय का खाना। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे जॉब पसंद थी? आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी, उसका चेहरा मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, ऐसा लग रहा था कि बेपरवाही की ज़िंदगी, जो वो कूड़ा बटोरते वक्त उसकी बड़ी केयर फ्री ज़िंदगी थी, बिल्कुल वेवर्ड ज़िंदगी थी, उसके चेहरे पर मैंने देखा कि वो ज़िंदगी जो है खो चुकी थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक के बैग से ये स्टील का कनस्तर उसे ज़्यादा भारी लग रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और वो प्लास्टिक का बैग जिसे वो अपने कंधे पर लादे रहता था, वो प्लास्टिक का बैग उसे स्टील कनस्तर से ज़्यादा हल्का लग रहा था। द बैग वॉज हिज, बैग उसका था। द कनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और ये कनस्तर उस आदमी का था जो कि चाय की दुकान चलाता था। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपनी मर्जियों का मालिक नहीं रह गया था।
नाउ पार्ट 2 में आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं एक गाड़ी चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज मास्टर, मुकेश की इच्छा है कि वो अपना खुद का मालिक बने। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, उसने कहा घोषणा की कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा मुकेश क्या तुम गाड़ियों के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, और मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा। ही आंसर्स, उसने जवाब दिया। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आई, सीधा मेरी आंखों में देखते हुए कहा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज एमिडस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, और ऐसा लग रहा था उसके सपने उसकी आंखों में बुन रहे थे। मिरेज का मतलब मृग तृष्णा, जैसे कि डेजर्ट के अंदर हिरन जगह जगह भागता है और उसे पानी नहीं मिलता, दैट इज़ मिरेज, है ना। और इन गलत फहमियों के बीच में उसका सपना उसकी आंखों में बुनते हुए मैं देख सकता था। एमिडस द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, और धूल भरी गलियों में, दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, और वो धूल जिसने उसके कस्बे फिरोज़ाबाद को घेर रखा था। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, और ये कस्बा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, और हर एक परिवार फिरोज़ाबाद के अंदर सम्मिलित था चूड़ियाँ बनाने में। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग फैक्ट्री, और ये भारत की कांच की सामान बनाने की एक बहुत बड़ा केंद्र है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पर सारी पीढ़ियाँ जितनी भी जनरेशन है, सारी पीढ़ियाँ आग की भट्टी के आगे काम करते हुए अपनी ज़िंदगी बिता देती हैं। वेल्डिंग ग्लास के अंदर वेल्डिंग करती हैं। मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड, इट सीम्स, ऐसा लगता है इस ज़मीन पर जितनी भी चूड़ियाँ औरतें पहनती हैं वो सारी की सारी चूड़ियाँ यहीं से ही बनाई जाती हैं। मुकेश's फैमिलीज अमंग देम, मुकेश का परिवार इन चूड़ी बनाने वाले परिवारों में से एक था। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, और कोई नहीं जानता था कि ये बच्चों के लिए ये काम गैर कानूनी था। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स, और वह बच्चे ग्लास की चूड़ियों की कांच की भट्टियों के आगे काम करते, और उन भट्टियों के टेम्परेचर तापमान ज़रूरत से ज़्यादा होता। इन डिंजी सेल्स, छोटी छोटी काल कोठरियों में, विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा और रोशनी के ये इन छोटे छोटे बदबूदार सेलों में काम बच्चे करते हैं। दैट द लॉ if enforced could get him or and all those 20,000 children out of hot furnaces where they slog their daylight hours, और वे 20,000 बच्चे अगर कानून के हिसाब से देखें, वो 20,000 बच्चे वहाँ से निकाले जा सकते हैं गर्म भट्टियों के आगे जो काम करते हैं। स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, अपने दिन के घंटों को आग में झोंक कर वे 20,000 बच्चे यहाँ पर काम करते हैं। नाउ ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और इतनी तेज भट्टियों के आगे काम करके अक्सर उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, और मुकेश की आंखों में चमक थी जब वो मुझे अपने घर ले जाता है। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रीबिल्ड, जिसे वो बड़े घमंड से कहता है कि हमने अपना घर दोबारा बनवाया है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम बदबूदार गलियों में से निकले। चोक्ड विद गार्बेज, जहाँ पर कूड़े कचरे से गले के अंदर जो है वो रुकावट आती है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और हम उन झोपड़ियों के पास से गुजरे जिनकी दीवारें बस गिरने ही वाली थी। वॉबली डोर्स, और कमज़ोर दरवाजे। नो विंडोज़, कोई खिड़कियाँ नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन अ प्रीमेवल स्टेट, और ऐसा लगता था बहुत प्राचीन समय में जहाँ पर मनुष्य और जानवर एक साथ रहते थे, ऐसा लगता था इस भीड़ भरे परिवार में बिल्कुल वैसी ही तस्वीर मेरे सामने आ रही थी। He stops at the door of one such house. ऐसे ही एक घर के आगे मुकेश रुकता है। Bangs a wobbly iron door with his foot, और अपने पैर से बिल्कुल कमज़ोर लोहे के दरवाजे को पीटता है। And pushes it open, और धकेल कर खोल देता है। We enter a half built shack. हम एक आधी बने हुए झोपड़े के अंदर गए। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक भाग में, थैस्ड विद डेड ग्रास, जिसके ऊपर मृत घास का छप्पर पड़ा था, इज़ अ फायरवुड स्टोव, वहाँ पर फायरवुड क्या, चूल्हा,
फायरवुड स्टोव होता है, चूल्हा रखा हुआ था, ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा था ऑफ सिजलिंग स्पाइनेच लीव्स, और उसमें पालक की पत्तियों की सुगंध आ रही थी। ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, और बड़े बड़े एल्युमिनियम की प्लेटों के अंदर आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसके अंदर बहुत ढेर सारी कटी हुई सब्जियां रखी थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, और एक पतली दुबली सी युवा औरत खाना बना रही थी, पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही थी। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा था, वह मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वह उम्र में ज़्यादा बड़ी नहीं थी। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और उसको बहू होने का आदर और दर्जा मिला हुआ था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, और वह उन 3 आदमियों की इंचार्ज थी। 3 आदमी कौन? उसका पति, हर हस्बैंड मुकेश, और उनके पिता, ठीक है। When the older man enters, जैसे ही वह बूढ़ा आदमी, उनका पिता, अंदर आता है, she gently withdraws behind the broken wall, वह टूटी हुई दीवार के पीछे धीमे से चली जाती है, and brings her veil closer to her face, और अपने चेहरे पर पर्दा डाल लेती है, घूंघट डाल लेती है। As custom demands, जैसे कि रीति रिवाज या परंपरा की मांग थी, daughter in law must veil their faces before male elders, और जब भी कोई मनुष्य, नर आदमी, कोई बड़ी उम्र का आता है, तो ये कस्टम है कि अपने चेहरे को औरतें, बहुएं ढक लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिश्ड बैंगल मेकर, और जहाँ तक बड़े आदमी का सवाल है, वहाँ पर एक बहुत ही गरीब चूड़ी बनाने वाला बूढ़ा आदमी अंदर आता है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, और बहुत सख्त कठिन मेहनत करने के बावजूद, फर्स्ट एज अ टेलर, पहले वह दर्जी थे, देन अ बैंगल मेकर, और अब इसके बाद चूड़ी बनाने वाले हो गए। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, और वह असफल रहे अपने घर की मरम्मत करने में। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, उन्होंने अपने 2 बेटों को स्कूल भेजा। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टू टीच देम, और कुछ जो वह प्रबंध कर पाए, सिर्फ उनको पढ़ाने का प्रबंध कर पाए। व्हाट ही नोज, वह जो कुछ वह जानते हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, और चूड़ियाँ बनाने की कला सिर्फ वह जानते हैं, इसके अलावा वह कुछ नहीं जानते। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी कहती हैं, ये तो इनके कर्म है, ये तो इनका भाग्य है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles, और उन्होंने, उनके खुद के पति, जो कि कांच की चूड़ियों की जो धूल उड़ती है उसकी वजह से अंधे हो गए। ये उसकी दादी, जो उसके दादाजी कह सकते हैं आप, उसके दादाजी जो है वो ग्लास के, कांच की पॉलिश करते हुए जो डस्ट निकलती है कांच की, उससे वे अंधे हो गए। कैन अ गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज, उसने जवाब दिया कि ये जो भगवान ने हमें पुश्तों से ये काम दे रखा है, क्या ये टूटना चाहिए? बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, क्योंकि हम चूड़ी बनाने वालों की जात में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ चूड़ियाँ। इन द हाउस, घर के अंदर, इन द यार्ड, और आंगन के अंदर, इन एवरी अदर हाउस, और हर घर के अंदर, एवरी अदर यार्ड, हर एक घर के आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, और फिरोज़ाबाद की हर गली में सिर्फ चूड़ियाँ चूड़ियाँ दिखती हैं। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गोल गोल घेरे। सनी गोल्ड, सूर्य के रंग की सुनहरी। पैडी ग्रीन, धान रंग की हरी, धानी हरी। रॉयल ब्लू, नीले रंग की। डार्क ब्लू, पिंक, और पर्पल, बैंगनी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, चूड़ियों का हर कलर इंद्रधनुष के 7 रंगों से निकला है। लाई इन माउंड्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, माउंड का मतलब ढेर लगी हुई पड़ी हैं इस गंदे से आंगन में। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, और 4 पहियों वाली, हाथ से चलाई जाने वाली गाड़ियों के ऊपर भी पड़ी हैं। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शेंटी टाउन, और ये गाड़ी युवा आदमी खींचते हैं पतली पतली गलियों से इस गंदे कस्बे के अंदर। उस हाथ से खींचने वाली गाड़ियों पर भी चूड़ियों का ढेर पड़ा है।
एंड इन डार्क हटमेंट्स, और इन अंधेरी झोपड़ियों में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो इसके बराबर में ही ऑयल का एक लैंप, तेल का एक लैंप जल रहा है जिसकी लपट जो है फ्लिकरिंग टिमटिमा रही है। सिट बॉयज, और उसके आसपास बैठे हैं लड़के और लड़कियां विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने फादर और मदर के साथ बैठे हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, और इन चूड़ियों के घेरे में वह वेल्डिंग कर रहे हैं, इन्हें जोड़ रहे हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट करती हैं बजाय उजाले के, क्योंकि उन्हें काम करते करते इतने आदी हो गए अंधेरे में कि उनको रोशनी अब माफिक नहीं आती, उन्हें रोशनी अब सुटेबल ही नहीं लगती। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, और इसीलिए उनकी आंखों की रोशनी बर्बाद हो गई बिफोर दे बिकम एडल्ट, उनके बड़े होने से पहले। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्राब पिंक ड्रेस, और सविता एक युवा लड़की है जिसने डल कलर के गुलाबी रंग के कपड़े पहन रखे हैं। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, और जो एक उम्रदार औरत के बगल में बैठी है। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग का मीनिंग क्या होता है? जोड़ना, है ना, मोमबत्ती इत्यादि से लेकर के जोड़ना। पीसीज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ मशीन के, ऐसा लग रहा है टोंग्स होते हैं, चिमटा होता है, और मशीन के चिमटों की तरह उसके हाथ तेजी से चल रहे हैं। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स, और मैं सोचती हूँ कि क्या वह इन चूड़ियों की पवित्रता को, क्या सविता इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है। शी हेल्प्स मेक, जो कि वह अपनी दादी की, अपनी साथ बैठी हुई उम्रदार औरत की जो मदद कर रही है, क्या वह इनकी पवित्रता को जानती है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, और ये भारतीय औरतों की सुहाग की का प्रतीक है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और ये मैरिज, शादी के समय बहुत शुभ मानी जाती हैं। इट विल डॉन ऑन हर सडनली वन डे, और एक दिन वह भी इन चूड़ियों को अचानक पहनेगी। वेन हर हेड इज ड्रेप्ड विद अ रेड व्हील, जब उसका सिर ढका हुआ होगा लाल रंग के पर्दे से। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और उसके हाथ रंगे हुए होंगे लाल रंग की मेहंदी से। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाइयों में लाल रंग की चूड़ियाँ जो है वो गोल गोल घूमती दिखाई देंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब सविता एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि उसके बराबर में बूढ़ी औरत बैठी है। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो कि बहुत वर्षों पहले ऐसी ही दुल्हन बनी होगी। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाइयों में अभी भी वह चूड़ियां हैं, बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। नाउ, एक वक्त से शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज, और वह औरत क्या कहती है उम्रदार, कि एक वक्त का खाना भी ठीक ढंग से पेट भरकर नहीं खाया। इना वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, ऐसा लगता था उसकी आवाज से हंसी खुशी बह चुकी थी। शी हैज़ नॉट enjoyed even one full meal in her entire lifetime, उसने अपनी पूरी जिंदगी में अभी तक कभी भी पेट पूरा भरकर खाना नहीं खाया होगा। दैट इज वॉट शी हैज रीप्ड, और ये सब कुछ है जो वह काट रही है। हर हस्बैंड एन ओल्ड वुमन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, और उसके पति जिनकी की लहराती हुई दाढ़ी है वह कहते हैं, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं कुछ नहीं जानता बजाय सिर्फ चूड़ियों के अलावा, और मैं कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और अपनी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने परिवार के लिए, रहने के लिए मकान बनाया है। हियरिंग हिम, उन्हें सुनते हुए, वन वॉन्डर्स, एक व्यक्ति सोचता है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उन्होंने शायद ये तो उपलब्ध कर लिया जो बाकी के लोग अपनी जिंदगी में उपलब्ध करने में नाकामयाब रहे। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, उनके सर के ऊपर छतें तो हैं।
The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, और the cry of not having money, ये रोना गाना कि पैसा नहीं है और सिर्फ यही करना कि अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ाना, और वो बिजनेस क्या है, चूड़ियां बनाने का काम। नॉट इवन एनफ टू ईट, हालांकि पर्याप्त रूप से भी इस बिजनेस में खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता। रिंग्स इन एवरी होम, लेकिन हर घर में खाने के लिए चाहे कुछ हो ना हो, लेकिन चूड़ियां जरूर होती हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और एक युवा आदमी जो है उसकी आवाज, उसके दुख की गूंज की आवाज, जो कि ऑफ देयर एल्डर्स, जो उसके बड़े बूढ़ों के गहरे दुख की आवाज है, वो उस आदमी की बातों में सुनाई दिया। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, बहुत कम सब कुछ बदला है समय के अनुसार। इट सीम्स, ऐसा लगता है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में समय के हिसाब से बहुत कम कुछ बदला है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब होता है मेहनत, बुरी तरह से मेहनत और इतना बोरिंग काम। यहाँ वर्षों से यह बहुत ज़्यादा मेहनत का काम और बोरिंग काम हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। इस काम ने, इस चूड़ियों बनाने के काम ने वर्षों से हमारे अंदर की जितनी भी पहल हैं और हमारे सपने लेने की जो भी क्षमता है, उसको इस चीज ने मार दिया है। Now, just a minute. Now, why not organize yourselves into a cooperative? Ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of, और मैंने उन लोगों से कहा, उन युवा आदमियों से कहा जो कि इन मिडल मैन, मैंने उनसे कहा कि तुम लोग अपने आप कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, अपनी एक सोसाइटी क्यों नहीं बनाते जो कि इन सभी लोगों से लड़ सको। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, और मैंने एक उस युवा आदमी से कहा कि तुम लोग अपनी कोऑपरेटिव बनाओ, और वो आदमी जो कि फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन, जो कि जितने भी बिचौलिए होते हैं उनके कुचक्र में पड़ा था। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, और उस बिचौलिए ने उसे और उसके पिता और पिता के पिता, दादा इत्यादि को भी अपने इस कुचक्र में गिरा रखा था ना। मतलब ये है कि उसने, उस बिचौलिए ने उन सभी को एक ऐसे कुचक्र में डाल रखा था जिसमें से निकलना बिल्कुल असंभव था। नाउ अब वो यंग आदमी क्या जवाब देता है जब अनीस जंग ने उनसे कहा कि तुम कोऑपरेटिव बनाओ। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, अगर हम सभी के सभी एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, सिस्टमेटिकली एक जगह इकट्ठे भी होती हैं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस, और हम लोगों को पुलिस के द्वारा रोका जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल। दे से, तब उन्होंने बताया कि हमें पुलिस के द्वारा रोका जाएगा, पीटा जाएगा और हमें धकेल करके जेल के अंदर कर दिया जाएगा जैसे कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया हो, इसलिए हम कोऑपरेटिव नहीं बना पाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। देयर इज नो लीडर अमंग देम, उनके साथ कोई नेता नहीं था, उनके बीच में कोई नेता नहीं था। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, और कोई सहायता करने वाला भी नहीं था जो कि इन सभी चीज़ों को अलग तरीके से उनके लिए देखे ना। Their fathers are as tired as they are, उनके पिता भी उतने ही थक गए हैं जैसे कि वे सभी थके हुए हैं। They talk endlessly in a spiral, और वह स्पाइरल, देखिए आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर ये जो स्पाइरल है, देखिए कैसे चूड़ियों को जो है वो लगातार, ये देखिए यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ आपको, ये जो है वो स्पाइरल कहलाता है, ठीक है। गोल 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 जिन्हें आप कहते हैं ना, ये देखिए ऐसे 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 गोल गोल घूमते हुए स्पाइरल, ठीक है। तो ये स्पाइरल के बीच में जो है वो लोग फंसे हुए हैं, और कैसे दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, और वह उस ना खत्म होने वाले उस गोलाकार में फंसे हुए हैं, उस वर्ग के अंदर फंसे हुए हैं जो कि जो है वो चलता रहता है गरीबी से लेकर के उनकी सहानुभूति तक, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, लालच और अन्याय के बीच में चलता रहता है। लिसनिंग टू देम, उनकी बात सुनते हुए, आई सी टू
डिफरेंट वर्ल्ड्स, मैं दो अलग अलग संसारों को देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, एक वो परिवार कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी के जंजाल में फंसा हुआ है, बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और वह उस जाति के स्टिग्मा, जाति के बंधन के अंदर बंधा हुआ है, जाति के बंधन के बोझ से बंधा हुआ है, इन विच दे आर बोर्न, जिसके अंदर वे पैदा हुए हैं। द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार, और दूसरी तरफ वह उस कुचक्र के अंदर फंसे हुए हैं जो कि साहूकारों ने, द मिडलमैन बिचौलिया ने, पुलिस वालों ने, द कीपर्स ऑफ द लॉ, और कानून का पालन करने वालों ने, द ब्यूरोक्रेट्स, लाल फीताशाही, और लाल फीताशाही मतलब सफेद कॉलर वालों ने, एंड द पॉलिटिशियन, और पॉलिटिशियंस ने, राजनीतिज्ञों ने, एक जो कुचक्र बनाया हुआ है, साहूकार ने, मिडलमैन ने, पुलिस वालों ने, और इसके अलावा लाल फीताशाही वालों ने और राजनीतिज्ञों ने जो कुचक्र बनाया हुआ है वो उन लोगों के बीच में फंसे हुए हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, और इन सब ने मिल करके ये बोरिया बिस्तर का जो बोझ है वो छोटे बच्चों के सिर के ऊपर भी जबरदस्ती लाद रखा है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और ये एक ऐसा बोझ है जिसे वह बच्चा नीचे नहीं रख सकता। बिफोर ही इज अवेयर, और इससे पहले कि वह इस बोझ के बारे में जान पाता, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, और वह वैसे ही स्वीकार कर लेता है प्राकृतिक रूप से जैसे कि उसके बाप ने उस बोझ को स्वीकार कर लिया है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करने का मतलब हुआ साहस करना, एंड डेयरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना उनके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, और जैसे ही मैंने इस चीज की बड़े होने की और साहस करने की एक चमक मुकेश में देखी, I am cheered, मैं बड़ी खुश हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats, उसने फिर कहा कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn, वह गैरेज जाएगा और सीखेगा। But the garage is a long way from his home, लेकिन गैरेज उसके घर से कहीं बहुत ही ज्यादा दूरी पर है। I will walk, ही इंसिस्ट, और उसने अपनी बात में दृढ़ निश्चय से कहा, मैं चलकर वहां चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी लेते हो? ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो गया। नो, ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वह जमीन पर घूर घूर करके देखने लगा। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट, और उसकी छोटी सी बुड़बुड़ाहट में एक बहुत ही ज्यादा शर्म थी। दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, और वह शर्म किसी पश्चाताप में नहीं बदल चुकी थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, और वह संतुष्ट था गाड़ियों के सपने लेने के लिए। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, और वह देखता है कि वह अपने कस्बे की सड़कों के ऊपर गाड़ी को चला रहा है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद में तो ना के बराबर जहाज उड़ते दिखाई देते हैं, और इसीलिए जो है वह सोचता है कि मैं जो हूँ सिर्फ गाड़ी का मैकेनिक ही बनूं। ओके, तो यहाँ पर दो कहानियां हैं बेटा। एक तो साहिब आलम की है जो कि रैग पिकर है, और एक मुकेश। और देखिए किस तरह से कैसी लाइफ है उनकी, इतनी ज्यादा बदतर मिजरेबल लाइफ है। ओके, यस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, एंड आई एम आल्सो हैप्पी दैट यू पीपल आर सब्सक्राइबिंग मी एंड वाचिंग माय वीडियोस। बट प्लीज, दिस इज माय न्यू चैनल, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको मेरा बनाया वीडियो मिल जाए। और जो भी अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ गलत पढ़ाया गया है, कुछ पढ़ाया गया, अगर कोई भी एक आधा पॉइंट भी आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो यू पीपल कैन कमेंट मी। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।